हाँ, विवेक भाई, अब ये सारे इन सारे उनके बीच में मैं इसलिए इसको पूछना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे जो बहुत से एक एक पर्टिकुलर स्कूल के लोग आ रहे हैं, उनका मानना यह है कि ट्रम्प मोदी जी से डर के भाग गए। तो ट्रम्प मोदी जी से क्यों डरेंगे? एक तो जरा इसको अगर आपकी कुछ समझ में आता है तो इसको आप बताइए, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से डर के ट्रम्प भाग गए। और ये मैं इसको इसलिए इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को भाई एक ही चीज का डर था कि जिस तरह से, और क्योंकि ट्रम्प ने परसों फिर कहा कि हमने इसमें नेगोशिएट किया था, और हम सब लोगों को एक ही चीज की आशंका थी कि भारत के प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के का नेतृत्व करते हैं, उनके साथ कोई अनादर का वो और अमर्यादित काम ट्रम्प ना करे। ट्रम्प इज नोन फॉर दैट, और इसलिए मन में एक अप्रहेंशन था। लेकिन एक तरफ ये अप्रहेंशन दूर हुआ कि कम से कम आमना सामना नहीं होगा, तो ट्रम्प से इस तरह की कोई अब वहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी क्या एक मौका खो दिए कि ट्रम्प के साथ बैठ के खुद जो हम लोगों के बीच का है भाई, वो भारत की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं, वो हथकड़ी बेड़ी में भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ वो करते जा रहे हैं। उसमें एक मौका वो हो गया कि कुछ ब्रीफली ही बात करके अपना पक्ष रखते, उनको कुछ एक्सप्लेनेशन देते। अडानी जी की कोई बात है जैसा लोग कहते हैं, तो अडानी जी की तरफ से भी कुछ बैटिंग करते, अडानी जी के तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन देते कि भाई ये होगा, कुछ करेंगे। क्यों ये ट्रम्प का और मोदी जी का इस समय G7 में जो भी वो कर रहे हैं, इस पे आपकी टिप्पणी है? जी, आनंद जी, सबसे पहले तो मोदी जी से डर के ट्रम्प भाग गए, ये जो जो लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर हमारी कोई टिप्पणी होनी चाहिए। ये तो अपरंपार भक्ति का जो ये है इफेक्ट है, वही हम उसी इफेक्ट का ये एक रूप है कि वो मोदी जी जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी कहते हैं वो सर आंखों पर होता है, तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी के लायक नहीं है। अब ऐसा है कि ट्रम्प से अगर वहाँ पर मुलाकात हो भी जाती तो मोदी जी क्या करते? क्या ये कहते कि आप बार-बार जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीज़ फायर हो मैंने कराया, वो आप मत कहिए। इससे मेरी जो इमेज है देश में वो खराब होती है। क्या इतना कहने की मोदी जी में हिम्मत है ट्रम्प के साथ? क्योंकि ट्रम्प एक ऐसे व्यक्ति है, वो एक एक तरह की बुली है, और एक डायरेक्शनलेस बुली है। वो कहीं भी घुस जाते हैं, कुछ भी कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके मैडनेस में कोई मेथड है। वो चित्रलेखा में साहिल लुधियानवी का गाना था, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। तो ट्रम्प के साथ में ऐसा है कि रोज उनके जो नियम बदलते हैं, उसके साथ में आप कैसे डील करेंगे? इस व्यक्ति के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। इजराइल को मुश्किल जा रहा है, क्योंकि इजराइल, अब इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता है कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया वो ट्रम्प को कॉन्फिडेंस में लेकर ही किया। कोई सरप्राइज ट्रम्प के लिए सरप्राइज नहीं है, ये तो जानकारी ट्रम्प को पहले से होगी ही। और हो सकता है कि ट्रम्प ने ही इजराइल को ये कहा हो कि भाई आप ये कीजिए ताकि हम इनके साथ में न्यूक्लियर डील जल्दी कर पाए, बिना किसी निगोशिएशन के इनको घुटने टेकने पर हम मजबूर कर दे, और अपने टर्म्स पे जो भी न्यूक्लियर डील कराना है वो कराएंगे। ये शायद ट्रम्प ने इजराइल को बताया। लेकिन इजराइल के जो नेता है नेतान्याहू, वो अपने तरह के एक अलग बुली है। अब वो मतलब ये डील हो जाए वहां तक उस युद्ध को सीमित नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि वो ईरान को खत्म ही कर दे, अयातुल्ला जो है वहां के अली खमेनी, उनको ही खत्म कर दे। उसके लिए लेकिन हामी भरी नहीं है अभी तक अमेरिका में, वो नहीं कह रहे हैं, मतलब इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो नेतान्याहू अपने तरह के एक अलग बुली है, और ट्रम्प वो एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ट्रम्प कहेंगे नेतान्याहू उस सीमा में रहकर ही अपना काम करेंगे, और वो सीमा लांघने के बारे में जाने जाते हैं। वो किसी भी चीज को एक हद से बाहर ले जाते हैं, तो उनका वो रिकॉर्ड है। अब अमेरिका शायद ये चाहता है कि युद्ध रुक जाए, इसीलिए बार बार ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भाई मैं जिस तरह से मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका, उसी तरह से मैं इजराइल और ईरान का युद्ध भी रोकूंगा। और फिर न्यूक्लियर डील के लिए वो ईरान को बार बार कह रहे हैं। और ईरान के जो न्यूक्लियर डील करने वाले जो व्यक्ति थे, जो एक माइल्ड फेस था उनका, एक
एक उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे अली खमेनी की, उनको भी मार दिया है इजराइल ने। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो डील करने वाले, जो निगोशिएटर है, उसको मारने का स्पष्ट अर्थ है कि नेतान्याहू जो है वो ट्रंप की भी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि अगर जो निगोशिएटर है उसी को आप मार देंगे तो फिर ये न्यूक्लियर डील आगे कैसे बढ़ेगा। और इसीलिए शायद ये जो बीच में छोड़कर ट्रंप वहां से निकल गए हैं, वो कह तो यही रहे कि मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि कुछ वहां पर भी उनको कुछ इमरजेंसी है, ऐसा उनका कहना है। क्या इमरजेंसी है, क्या वो इस युद्ध को रोकने वाले हैं, ये ट्रंप के वहां से जल्दी निकल जाने के बाद एक खड़ा हुआ सवाल है कि क्या अभी वो युद्ध को रोक देंगे। क्योंकि दिख ये रहा है कि ईरान को पूरी तरह से मतलब जो इजराइल को लग रहा था कि 4-5 दिन के अंदर ईरान को वो पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, वैसा नहीं हो रहा है। जो भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, इजराइल के जो लोग हैं वो सुकून में और कुकून में रहने वाले लोग हैं। उनको जो तथाकथित जो आयरन डोम की एक व्यवस्था मिसाइलें रोकने की इजराइल ने की है, तो उसमें से 100 में से 90 उन्होंने रोक लिए हैं, ठीक है, लेकिन 10 मिसाइल फिर भी गिर रहे हैं और सारे शहरों में गिर रहे हैं। और उससे जो एक पैनिक, वहां पर ज्यादा लोग नहीं मरे हैं, वो 22-23 का आंकड़ा देते, मुझे लगता है कि वो ज्यादा है, होने नहीं चाहिए, ज्यादा लोग मरे, किसी की इच्छा ना होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसको एक अंडरस्टेटमेंट है वो, उनकी जो भी उनकी कैजुअलिटीज है वो इतनी कम नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल वहां पर गिरे हैं। तो ये जो इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि ईरान बिल्कुल घुटने टेक देगा बहुत जल्दी और न्यूक्लियर डील कर लेगा, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और आप इस युद्ध को एक हद के बाहर नहीं ले जा सकते, ये अमेरिका को भी पता है, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। यूरोप के देश जो हमेशा इजराइल के साथ खड़े होते थे, वो भी अभी इजराइल के खिलाफ उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, पर्टिकुलरली गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इजराइल की वजह से खड़ा हुआ है, तो यूरोप के देश भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में ट्रंप अगर यूरोप और बाकी सारी जो दुनिया है, चाइना और रशिया ने तो साथ देने की बात, ईरान के साथ खड़े रहने की बात की है, तो यूरोप, चाइना, रशिया और बाकी सारे जो देश है वो, और यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन भी पास हो गया है तो इजराइल के खिलाफ। तो अगर इजराइल आइसोलेट हो जाता है तो अमेरिका कम से कम फिलहाल तो इजराइल के साथ बहुत ज्यादा दिनों तक देखने की दिखे जाने की बात पर वो शायद आगे नहीं रहेगा। वो इजराइल को फोर्स करेगा कि भाई आप इस युद्ध को रोक दो, ऐसा कुछ मुझे लगता है ट्रंप के दिमाग में है, क्योंकि वो इजराइल के साथ अमेरिका भी आइसोलेट हो जाएगा इस मामले में, इस तरह का कोई डर शायद ट्रंप को लग रहा है, इसलिए वहां से वो छोड़ के आ गए। ये बात अलग है कि मोदी जी जो है वो खुश है इस बात से कि ट्रंप वहां पर सामने नहीं है, आमने सामने कोई मुकाबला नहीं है, कोई बात करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या अंदरूनी जो चैनल्स है, जो इनसाइड ट्रैक्स होते हैं, क्या वहां से कुछ भारत की तरफ से अमेरिका को ये कभी कहा गया है कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं वो न कहे, ऐसी हमारी इच्छा है, क्योंकि उससे हमारा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इंडिया में, हमारा पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो खराब होता है। तो ट्रंप कृपया इस तरह की बात ना करे। इस तरह की कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव अंदर से अमेरिका के साथ हो रही है, इसकी भी कोई जानकारी हमको नहीं है, लेकिन बार बार ट्रंप जो कह रहे हैं, और शायद हो सकता है कि आगे भी इस तरह की बात कहेंगे, इससे स्पष्ट है कि मोदी जी का कोई वेटेज वहां पर नहीं है अमेरिका में, जो इनके भक्त लोग मानते हैं, उस तरह की कोई बात नहीं है। जहां तक साइप्रस का सवाल है, देखिए साइप्रस मुझे लगता है सिर्फ 9-10 लाख पॉपुलेशन वाला देश है, जहां तक मैं जानता हूँ, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। और टर्की को एक काउंटरवेट करके हम साइप्रस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और फिर से इसी तरह की बातें भक्त मंडली में शुरू हो गई है। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि साइप्रस और टर्की का कोई मुकाबला नहीं है। टर्की ये बहुत बड़ी पावर है साइप्रस के मुकाबले में। ऐसा नहीं है कि आपने टर्की से बड़े किसी पावर के साथ दोस्ती कर ली और आपने टर्की को मात दे दी, ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ प्रचार, प्रोपेगेंडा के थ्रू अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये जो है वो हो रहा है। लेकिन हर फ्रंट पर हमको हमारा बैकस्लाइडिंग हो रहा है इंटरनेशनली, ये बात स्पष्ट है। और मोदी जी का दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में कोई रूल बचा नहीं है। ये जो मल्टीपोलैरिटी दुनिया में आई है, उसके चलते दुनिया की किसी एक
मतलब 3 जो फ्रंट्स अभी खुल गए हैं दुनिया में, एक तो यूक्रेन और रशिया का फ्रंट 4 साल से वो खुला हुआ है वहां पर। अभी अमेरिका में एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी है, और तीसरी जो अभी इजराइल और ईरान के युद्ध के चलते बनी हुई स्थिति है, इससे कोई अंदेशा नहीं है किसी को भी कि आगे दुनिया में क्या होने वाला है। तो हम किस तरह से हमारी पॉलिसी को आगे बढ़ाएं, ये इतना बड़ा दुर्भाग्य मोदी जी का है कि रोज रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, और अपना उसमें जो हित है उसको किस तरह से उस हित को हम प्रोटेक्ट करें, ये रोज की एक समस्या बन गई है। रोज सवेरे उठ के सोचना पड़ता है कि आज क्या करें। तो ये जो दुर्भाग्य मोदी जी के नसीब आया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत ही नाजुक बनी रही, अनप्रेडिक्टेबल बनी रही, तो मोदी जी का भविष्य भी उसके साथ में अनप्रेडिक्टेबल बना रहेगा। आनंद जी।